हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसा इस सैंपल पेपर का पैटर्न आप देखोगे, ऐसा ही पैटर्न आपको फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेगा। और जिस लेवल के जिस टाइप के क्वेश्चंस इस सैंपल पेपर में पूछे गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टाइम तो आपको पता ही है कि 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, और 80 नंबर का आपका एग्जाम है। तो अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो इनको एक बार हम जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी होता है। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है, यह प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है। खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ और खंड अंग एवं खंड च। इस प्रश्न पत्र में कुल 37 प्रश्न है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में बोला गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक चयन उपलब्ध है, उनमें से किसी एक प्रश्न को ही कीजिए। और थर्ड पॉइंट में बोला गया है, प्रश्नों के सामने उनके निर्धारित अंक लिखे हुए हैं। और फोर्थ पॉइंट में बोला गया है, खंड का प्रश्न संख्या 1 से 20 तक अंक वाले बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रश्न है, यानी कि 1 से 20 तक जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू टाइप के हैं। और फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला गया है, खंड ख प्रश्न संख्या 21 से 24 तक में 2 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर शब्दों से अधिक 40 नहीं होने चाहिए, यानी कि 40 शब्दों से अधिक जो आंसर है वो नहीं होना चाहिए। और सिक्स्थ पॉइंट में बोला गया है, खंड ग प्रश्न संख्या 25 से 29 तक 3 में, यानी कि 3 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 60 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। और इसके बाद 7th पॉइंट में बोला गया है, खंड घ प्रश्न संख्या 30 से 35 तक में 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 120 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। और इसके बाद जो 8th पॉइंट है, इसमें बोला गया है, खंड अंग प्रश्न संख्या 34 से 36 तक 4 अंक वाले केस आधारित प्रश्न है। और 9th पॉइंट में बोला गया है कि खंड च प्रश्न संख्या 37 एक मानचित्र आधारित प्रश्न है जो 5 अंकों का है, जिसमें 37.1 इतिहास से संबंधित अंकों 2 का मानचित्र है और 37.2 भूगोल से संबंधित 3 अंकों का मानचित्र कार्य है। इसके बाद लास्ट पॉइंट में बोला गया है कि मानचित्र आधारित प्रश्न संख्या 37 के स्थान पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अलग से प्रश्न दिए गए हैं। तो ये हमारे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा सेक्शन ए है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि गलत मिलान की पहचान कीजिए, और ये हमारा 1 नंबर का है। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, तो इसमें से एक ऑप्शन जो है वो गलत है, उसको हमें चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर है अन्नपूर्णा नेपाल, ये तो बिल्कुल सही है। गुरुला मंधाता नेपाल, फिर इसके बाद है धौलागिरी नेपाल और कंचनजुंगा नेपाल। तो इसमें जो हमारा गलत है वो ये बी वाला है, यानी कि गुरुला मंधाता जो है ये नेपाल में नहीं है। तो इसीलिए हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा है कृषि। कृषि जो होता है ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया होता है। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड का हमारा ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड में बोला है कि स्तंभ क एवं स्तंभ ख का मिलान करके सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो चलिए इसको सबसे पहले हम मैचिंग करते हैं। चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर, तो चर्च द्वारा लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, टाइद। तो इसीलिए फर्स्ट का बी से मिलाएंगे। राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर, तो राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, इसको हम टाइल कहते हैं, तो इसका डी से मिलाएंगे। और बास्तिल के किले का पतन,
तो बास्तिल के किले का पतन कब हुआ था? 1789 में। और फ्रांस का गणतंत्र होना तो ये कब हुआ था? तो ये हमारा 1792 में। तो इस तरह से हमने मिला दिया। अब देखिए, फर्स्ट का हमने बी से मिलाया है, सेकंड का हमने डी से मिलाया है, थर्ड का ए से और फोर्थ का सी से। तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। ये तो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन, ये नहीं हो जाएगा, ये हमारा गलत है। इसके बाद ये देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी। तो इसीलिए हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन में बोला है दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। तो लंबाई हमें 860 किलोमीटर दिया हुआ है। उद्गम स्थल यानी कि कहाँ से शुरू होती है ये नदी? तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। और अपवाह क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ बहती है? झारखंड और उड़ीसा में। तो ऐसी कौन सी नदी है? तो ये हमारी है महानदी, जिसकी लंबाई 860 किलोमीटर है, उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि है और अपवाह क्षेत्र झारखंड और उड़ीसा है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि जो महानदी है ये हमारा 860 किलोमीटर लंबी है और ये पूरा डिटेल आपको याद रखना है महानदी के बारे में। तो इसीलिए फोर्थ का हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें जो है मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। तो ये तो हमारा करेक्ट है कि जो मानव पूंजी है वो भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। इसके अलावा बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा मानव पूंजी का निर्माण किया जा सकता है, ये भी हमारा करेक्ट है। उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती, ये हमारा गलत बोला गया है कि उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती, ऐसा नहीं है। उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका होती है। तो इसीलिए हमारा फिफ्थ का ये सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए बोला गया है नीचे दिए गए महात्मा गांधी जी के विचारों को पढ़कर वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर इसको हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहे। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जी के सपनों के भारत में डैश है आगे, तो इस डैश में क्या आएगा? इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो इसमें जो है ये आ जाएगा हमारा कि गरीब एवं अमीर के मध्य खाई नहीं होगी, यानी कि हमारा सिक्स्थ का ये सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा है कि HYV बीजों का मुख्य उद्देश्य है। तो HYV बीजों का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रति पौधा अनाज की मात्रा में वृद्धि, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, यानी कि HYV बीजों का मुख्य उद्देश्य है कि प्रति पौधा अनाज की मात्रा में वृद्धि करना। ठीक है, तो इसीलिए सेवेंथ का हमारा ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। तो एट्थ क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है। तो देखिए पहला है कि भारतीय संविधान समता मूलक समाज की स्थापना पर बल देता है, ये तो हमारा सही है। भारतीय संविधान लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति पर बल देता है, ये भी सही है। इसके अलावा भारतीय संविधान अपने नागरिकों में बंधुता के विकास पर बल देता है, ये भी सही है। यानी कि ये ABC तीनों सही है। तो देखिए डी में बोला है उपरोक्त सभी, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एट्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पर। तो नाइन्थ क्वेश्चन में बोला है राज्य के गांव की कुल जनसंख्या 5000 है। वर्ष 2019-20 के दौरान उसके गांव में जन्म लेने वाले शिशुओं की कुल संख्या 20 है। बताइए कि वर्ष 2019-20 में राज्य के गांव की जन्म दर क्या है। तो इसमें हमसे जन्म दर पूछा गया है। तो जन्म दर या मृत्यु दर हम कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए शिशुओं की जो कुल संख्या है वो 20 दी गई है, तो 20 को हम ऊपर लिखेंगे, बटे में कुल जनसंख्या लिखते हैं। तो कुल जनसंख्या 5000 है
और हमेशा हम 1000 पर जो है जन्म दर और मृत्यु दर निकालते हैं तो गुणा करेंगे 1000 में। ठीक है, आप देखिए 1 2 3, 3 0 से 3 0 कट गया, ये 5 एकम 5, 5 चौक 20 कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर जो है वो 4 आ रहा है। तो 4 देखिए डी ऑप्शन में है, तो इसीलिए 9th क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। तो 10th क्वेश्चन में पूछा है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। तो किसने लिखी थी ये पुस्तक? तो ये जो है जॉन लॉक ने लिखी थी, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 10th क्वेश्चन का। इसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या बोला है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना स और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए संकल्पना में हमें क्या बोला है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, यानी कि संकल्पना जो है ये हमारा बिल्कुल सही है। कारण में क्या बोला है कि दासों के साथ बेहद ही खराब व्यवहार होता था। तो ये जो कारण है ये भी हमारा सही है, यानी कि संकल्पना जो है ये भी सही है और कारण भी सही है, और जो ये कारण है वो संकल्पना की सही व्याख्या भी कर रही है। तो इसीलिए हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए में क्या बोला है, संकल्पना एवं कारण दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना का सही व्याख्या है। तो मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारा ये कारण है ये इस संकल्पना का सही व्याख्या भी कर रही है। तो इसीलिए 11th क्वेश्चन का हमारा ये ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। तो 12th क्वेश्चन में देखिए संकल्पना में क्या बोला है, भवन एक स्थायी पूंजी है, और कारण में बोला है कि उत्पादन में भवन का कई वर्षों तक उपयोग होता है। तो यानी कि भवन एक स्थायी पूंजी है, ये सही बात है, और उत्पादन में भवन का कई वर्षों तक उपयोग होता है, ये भी सही बात है। यानी कि हमारा संकल्पना और कारण दोनों सही हैं, और जो ये कारण है वो संकल्पना का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भवन होता है वो स्थायी पूंजी होता है, और उत्पादन में भवन का कई वर्षों तक उपयोग होता है, यानी कि जो भवन होता है वो बहुत ही लंबे समय तक सही रहता है। ठीक है, यानी कि उसे बार बार ठीक नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए हमारा संकल्पना और कारण सही है, और कारण संकल्पना का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसीलिए 12th क्वेश्चन का भी हमारा ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन को करते हैं। तो 13 में संकल्पना दिया है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। तो ये हमारा सही बात है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है, और कारण में बोला गया है कोई भी देश भारत को आदेश नहीं दे सकता। तो ये भी हमारा सही बात है। ठीक है, यानी कि इसमें भी संकल्पना और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो संकल्पना का सही व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि अगर भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है तो कोई देश जो है वो भारत को आदेश नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो संकल्पना है इसका सही व्याख्या कर रहा है कारण, तो इसमें भी हमारा ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 14th क्वेश्चन पर। तो 14th क्वेश्चन में बोला है, इसमें देखिए संकल्पना दिया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र एक सदा नीरा नदी है। तो ये सही बात है कि ब्रह्मपुत्र जो है ये एक सदा नीरा नदी है। सदा नीरा का मतलब है कि जो पूरे वर्ष बहती है, यानी कि साल के 12 महीने जो नदी बहती है उसे सदा नीरा नदी कहते हैं। तो ये हमारा सही बात है, ब्रह्मपुत्र पूरे वर्ष बहती है, और कारण में बोला है कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदी है। तो ये भी हमारा सही बात है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय से निकलती है। तो हमारा इसमें संकल्पना और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है वो संकल्पना का सही व्याख्या भी है। तो इसीलिए इसका भी ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं 15th क्वेश्चन पर। तो 15th में बोला है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, ये तो हमारा सही बात है। इसके अलावा बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा मानव पूंजी का विकास किया जा सकता है, ये भी सही बात है। और सी में बोला है कि उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती, तो ये हमारा गलत है, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी हमने ऊपर इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है।
तो उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए 15th का ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 16th क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा किए गए सुधारों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए। तो सामंती व्यवस्था का अंत, ये हमारा सही बात है। चर्च द्वारा एकत्र किए जाने करों को समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को चर्च के पास रहने दिया गया, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों सही हैं। तो देखिए डी वाले ऑप्शन में बोला है कि सभी कथन सत्य हैं, तो इसीलिए हमारा 16 क्वेश्चन नंबर का डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो पहला है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ये हमारा सही है। दूसरा है कि 23 डिग्री 30 उत्तर अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ये भी हमारा सही है। और सी में बोला है कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर भारत के गुजरात से होकर गुजरती है, तो ये जो है हमारा गलत है। ठीक है, यानी कि 17 जो क्वेश्चन नंबर है इसका ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो कथन है, ये जो हमें बोला गया है, ये गलत है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि जॉन ने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई की है, लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है। बताइए कि यह किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो देखिए जॉन जो है वो पढ़ा लिखा है, यानी कि उसने पूरी पढ़ाई की है ग्रेजुएशन तक, फिर भी वो बेरोजगार है। तो ये किस प्रकार की बेरोजगारी है, तो ये जो है शिक्षित बेरोजगारी है, यानी कि वो शिक्षित भी है लेकिन वो बेरोजगार है। तो इसीलिए इस तरह की बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी बोलते हैं। तो इसीलिए 18 क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है हमारा, उसका दक्षिणी भाग जो है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम मालाबार तट कहते हैं। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इसमें बोला गया है कि गेहूं किस प्रकार की फसल है। तो जो गेहूं होता है वो हमारा रबी की फसल होता है, तो इसीलिए 20 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस दिए गए थे, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, तो इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन बी से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक जो है अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिल जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 वाले वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 और उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।